मैंने लिखे हुए हैं, इनका हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक मोमेंट, ये चारों निकाल लिया। ठीक है, फटाफट करो सब लोग। लास्ट क्लास में हमने थ्योरी तो पढ़ ली, बट हमने एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया। इसके लिए पहले ही कर लेते हैं। किसी को कोई डाउट आए तो बता देना। तुम्हारा क्या नाम? हाँ, सिद्धार्थ शाम। उस दिन आए थे ना तो? उस दिन आया था। अच्छा, उस दिन फ्राइडे नहीं आया, हॉलीडे। किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना है ना। बंद कर दे यार, मार देगा मेरे। 5 बार तो देख लिया। सर। हाँ बोलो अंकित। सर जो पहला वाला है उसमें हाँ। सर T2G110 EG00 होगा सर, IOC है, और सर उसका म्यू 2.82 होगा। एक साथ डिस्कस करते हैं ना, पहले सारे कर लो फिर एक साथ डिस्कस करते हैं। ओके सर। तो आ गया, आ जाएगा
सर हाँ बोलो दक्ष। सर कल में लेक्चर में डाउट था सर लास्ट में तो वो हमको लिख रहे थे ना क्या क्या क्या? हाइब्रिडाइजेशन में हम लिख रहे थे ना वो ऑर्बिटल्स का कॉन्फ़िगरेशन। हाँ हाँ बस यही सर इसमें डाउट था कि एक एक करके हम क्यों लिख रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन्स तो पैर में आ रहे हैं ना एटम के। मेरे को समझ में नहीं आया तुम्हारा डाउट क्या है अभी तक। सर लिगेंड जब डोनेट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स हाँ तो वो तो पैर में कर रहा है ना, हम एक एक करके क्यों फिल कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हें सर समझ एक में एक का क्या पूछ सर रहे हो? सर जैसे कि कोई भी साइनाइड अगर इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन पैर डोनेट कर रहा है। एक मिनट पहले एक बात बताओ। पूरा ये कल इतना सारा पढ़ा दिया तुमको, अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ये डी जो है ये किसके लिए लिखा गया है? ये मेटल के लिए है यार। लिगेंड्स कहां से आ गया इसमें? तो सर दो अब लिगेंड्स तो वेकेंट ऑर्बिटल में जाएगा, हम तो मेटल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सर फिर अगर एक ही एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना, मतलब जो भी है वो अलग अलग ऑर्बिटल्स में जा रहे हैं, तो फिर वो बॉन्ड कैसे बनेगा मतलब? यार एक बार तुम पहले पूरा पढ़ो यार, फिर पूछो यार, ये सब फालतू बातें मत करो यार, पता नहीं क्या पूछ रहे हो तुम। ये D8 पूरा पढ़ा दिए। मेटल का हम स्टडी कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स खाली हैं कौन कौन से नहीं है, उसका लिगेंड से कोई रिलेशन ही नहीं है। अच्छे से पढ़ के हो ऑफ। गया सर। सर हो गए। सर हाँ बोलो अंकित। सर हो गए तीनों। ठीक है चलो करते हैं हम लोग। अच्छा ये जो है सब लोग देखो एक बार, जिससे हो गया नहीं हो गया एक बार देखो। पहला वाला क्या है? वेनेडियम 3+ है। सो वेनेडियम 3+ विल बी 3d2 4s0। 3d2 के साथ क्या होता है? हमेशा आईओसी बनता है। मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा? D2sp3 तीन ऑर्बिटल खाली डी के, एक का ऑर्बिटल खाली है, दो का ऑर्बिटल खाली है पी का, D3 क्यों क्यों पिटना चाहते हो यार, क्यों? पढ़ाया था P2G PG में। D3sp2 कभी बताया मैंने आज तक? अपने मन से सोच ले रहे हो। तो इतना चिल्ला चिल्ला के बढ़ाया कल। दो ही टाइप होते हैं, D2sp3 sp3d2। अपने मन से बनाए जा रहे हो। पढ़ के आया करो आने से पहले। कल भी बोला था मैंने, पढ़ते ही नहीं हो घर जाके। D3sp2 होता ही नहीं है। यहां पे क्या हो गया? D2sp3 आ गया। यहां पे मेरे पास D2 के लिए अब मैंने सारे केसेस बता दिए, जितने केसेस पॉसिबल है सारे बता दिए। यहां पे क्या लिखा हुआ है? नोटबुक में लिखा हुआ D2sp3। यहां से भी नहीं देख सकते क्या तुम लोग? अच्छा यहां पे D2sp3 आ गया, आईओसी आ गया। अच्छा यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। D2 है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गया? 2 × 4 भी है, सर 2.82। ठीक है जो भी है। अभी बताओ इसमें कोई डाउट है क्या? जो मैंने लिखा 3d2, अभी तक किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। V3+, हाँ बोलो। H2 ऐसे कर H2W ऑक्सीजन डोनर।
क्रोमियम जो है वो क्या है 3d5 और मेरे पास क्या है SFL है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गया 3d6 हो गया बेसिकली। चलो हम इसे T2G फॉर्मेट में लिखते हैं। तो T2G में SFL में 2 2 2 आएगा और EG क्या आएगा 0 0 आएगा। अपन ने क्या लिखा है D6 प्लस SFL क्या होगा D2sp3। तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा 0 और यहाँ पे क्या होगा IOC होगा D2sp3। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो। अच्छा Fe के साथ देखते हैं। उससे हम 4s का एक इलेक्ट्रॉन कैसे डालते हैं 3d बेसिकली तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो है जैसे 4s का एनर्जी लेवल कम होता है 3d का उससे ऊपर होता है, एक्साइट हो जाता है। सब स्टेबिलिटी की वजह से होता है। हाँ बोलिए। विकेट तो गया, लिख दो इसे उस तरीके से, क्या दिक्कत है, लिख दिया। एक ही तो बात है, या तो मैं T2G फॉर्मेट पक्का, ठीक है। नेक्स्ट वाला बताओ। Fe+2 है 3d6 और यहाँ पे क्या है एक बार पैकेज दिखा दो। दो इलेक्ट्रॉन के लिए नाइट्रोसोनियम +1 है, नाइट्रोसोनियम इज +1। NO+1 है तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना। ये X मान लिया मैंने। सर NO नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है? क्या क्या सर NO नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है? हाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड है बट इसका ये सर वो कटायन जीरो होगा ना? कर देना तो न्यूट्रल लिगेंड NO हां इसमें जीरो शायद न्यूट्रल हां भाई उसमें तो कोऑर्डिनेट न्यूट्रल भी होता है पॉजिटिव भी होता है, दोनों होता है। तो यहाँ पे न्यूट्रल यूज है क्योंकि Fe+1 पॉसिबल नहीं है। ये न्यूट्रल है यहाँ पे ना, ये थोड़ा सा अंदाजा लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा क्योंकि वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो चार्जेस तो नहीं बताते, वो हमें थोड़ा सा खुद से अंदाजा लगाना पड़ेगा। बट एक ही केस है NO वाला जहाँ पे डाउट हो सकता है। तो यहाँ पे Fe+2 आ गया, NO को न्यूट्रली मानना है क्योंकि Fe+1 कभी देखा ही नहीं मैंने Fe+1। तो ये क्या हो गया 3d6 4s0। ये क्या है 3d6 प्लस WF। सर SFL होगा H2O SFL सर H2 है तो SFL नहीं होगा? WFL है H2 है यार, लेकिन NO NO से मतलब ही नहीं, NO तो एक है, H2O 5, कौन जीतेगा। सर लेकिन तो दो इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटर से ले रहे हैं ना, हाँ हाँ दे रहा है तो ठीक है। तो उसकी बैरिंग नहीं उसकी बैरिंग हो। हाँ हाँ तो तुम्हारे पास क्या है 5 WFL, NO क्या है 1 SFL, तो कौन डिटरमिन करेगा WFL, 5 है WFL। इस तरीके से डिसाइड होता है। मैं एक रूल लिखूंगा बाद में, अभी एक्सेप्शंस वगैरह है ना वो लास्ट में लिखूंगा, जब सारा चीज पढ़ा दूंगा उसके बाद एक्सेप्शन लिखूंगा, वहां पे आएगा कि नंबर ऑफ में WFL और SFL में जो भी ज्यादा है
उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे बेसिकली। तो स्ट्रेंथ पे डिसाइड करते हैं H2 तो सबसे वीकेस्ट WFM मतलब सबसे आगे आता है। I माइनस तुम्हारा वीक होता है ना, सबसे मेन I माइनस होता है, H2O तो सबसे H पे आता है बेसिकली, बॉर्डर लाइन पे आता है H2O। WFL ये क्या होगा बताओ? T2G EG 1 1 1 1 5 हो गए, 6 क्या हो गया यहाँ पे 2 आ गया। इसी कॉन्सेप्ट से बोल रहा हूँ कि वो अप्रोच करते बिल्कुल SFL फील WFL। यूं सोच सकते हैं कि 5 जो H2O है वो अपने आप से ऑर्बिटल भरते गए और जो छठा SFL NO का जो है वो एक पैर हो गया। ऐसे वही होना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ SFL या WFL। फिर से बोलो क्या बोल रहे सर WFL के हमारे पास 5 यूनिट्स है, हो? हाँ तो वो नॉर्मली पैर होने के बजाय 1 2 3 और 1 2 भर देंगे। T2G के 3 ऑर्बिटल्स और EG के 2 भर देंगे, कुल 5 है इसलिए, और फिर SFL का एक यूनिट जो NO है वो पैर हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ यार, मुझे लग रहा है तुम लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है समझने में। सेम डाउट उसने दक्ष ने ही पूछा था, रुक जाओ। तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि लिगेंड कहाँ इलेक्ट्रॉन फील हो रहा है? लिगेंड की इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है? व्हेन वी आर राइटिंग D2sp3 तो वो कहाँ पे जा रहा है? चलो मैं एक बना के बताता हूँ तभी समझ में आएगा। सी यहाँ पे है मेरा V3 प्लस, यहाँ पे है मेरा 3D2। जब हम D2sp3 बोल रहे हैं तो ये यहाँ पे 6 ऑर्बिटल खाली है ना? यस सर। 1 2 3 4 5 5 ही होंगे। 6 होंगे ना? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। हाँ ये तुम्हारा D2sp3 है। ये D2 कहाँ से आया है? 3D को तोड़ के आया है बेसिकली, है ना? EG को तोड़ के आया है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है? यहाँ पे T2G अवेलेबल है 1 1 0। तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल हो रहे हैं? तुम्हारा H2 इलेक्ट्रॉन कैसे दे रहा है? इस तरीके से दे रहा है। समझ में आया? तुमको समझ में आया मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? तुम क्या बोल रहे थे कि T2G में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे 1 को हटा के वो यहाँ पे, इस तरीके से नहीं होता है। जो 2 EG के खाली हैं वो हट जाते हैं, S का 1 आ जाता है, P के 3 आ जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और इस तरीके से बनाते हैं, और ये मेरा सेपरेट हो जाता है इस तरीके से। क्या क्या तो वेकेंट रह जाएगा तो क्या दिक्कत है? वेकेंट रह जाएगा, प्रॉब्लम थोड़ी ना उससे। पहले बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं? इसमें मुझे लग रहा है लोगों को कंफ्यूजन था थोड़ा सा कि किस तरीके से आगे बॉन्डिंग हो रही है। इस तरीके से क्योंकि तुम्हारा लिगेंड तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो उसको तो प्योर वेकेंट इलेक्ट्रॉन, वेकेंट ऑर्बिटल ही चाहिए। तो ये यहाँ पे D2sp3 इसलिए तो बना रहे। मेटल के d ऑर्बिटल को स्टडी करेंगे तभी तो पता चलेगा हमको कि उसमें कितने वेकेंट हैं, कितने जो है वो उसके लिए आ रहे हैं, बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन के लिए आ रहे हैं। हाँ अब बोलो, अब किसी को डाउट है क्या? हाँ अब बोलो इसमें FeH2O5NO इजी यूज हो रहा है ये करने में, T2G का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो 1 1 0 ही रहेगा। EG जा रहा है, 2 लास्ट की 2 जा रहे हैं, EG का एनर्जी ज्यादा है, वो बेसिकली डील कर रहा है क्योंकि वो दोनों खाली है। जो हमने पढ़ा था वो मेटल की फीलिंग। हमने मेटल को स्टडी करेंगे तभी तो ये समझ में आएगा। तो ऊपर जो किया है सब मेटल के लिए तो स्टडी किया है, और मेटल को स्टडी करेंगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि डी खाली है कि नहीं खाली है, अंदर का डी खाली है नहीं खाली है, मेटल किस हिसाब से पता चलेगा। अब बोलो, अब किसी को डाउट है क्या? अब बताओ इसमें FeH2O5NO में क्या डाउट है? अब तुम्हारा कोई डाउट है क्या राजवर्धन? हाँ बोलिए।
जरूरत नहीं है ना, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ आ रहे हैं, सब रूल्स की जरूरत ही नहीं है उसको। 2 इलेक्ट्रॉन अपने 2 इलेक्ट्रॉन सीधा यहाँ पे ट्रांसफर करो, हर्ट्ज रूल ये सब की जरूरत ही नहीं है। बाकी वो सब रूल्स हमेशा एप्लीकेबल ही होते हैं, एक जगह पे हर्ट्ज रूल एप्लीकेबल नहीं होता, याद नहीं कहाँ पे, बट कोई तो कॉन्सेप्ट बताया तो होगा यार, ये ऑर्गेनिक में तो आता नहीं है, इनऑर्गेनिक में कहीं तो होता है। चलो छोड़ो, ये बताओ 3d6 प्लस WFL क्या होगा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2, n कितना होगा 4, म्यू कितना होगा 2 समझ में आया? यस सर। दक्ष तुम्हारा भी यही डाउट था क्या जो यहाँ पे डिस्कस हुआ, ये वाला D2sp3 वाला? दक्ष बोलो। ठीक है, ये वाला कर। Which of the following have least value of magnetic moment? नहीं सिंगल कर। दो आंसर आ गए, बी और डी दोनों 0 आ गए, पर ए और सी रूट 2 आ गए। चलो देखते हैं, मुझे भी नहीं पता। रूट 3 तो यहाँ पे हो गया Fe3 प्लस 3d5 SF 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, T2G221 EG 00। तो यहाँ पे N कितना है 1, कोबाल्ट प्लस 3 3d6 प्लस SFL T2G222 EG 00, N equal to 0, CR प्लस 3, तो ये क्या हो गया 5 1 6 3d6 3d6 3 3d3, N equal to 3 आ गया। ये आ जाएगा ना? हाँ सर। यहाँ पे क्या है Mn प्लस 3, तो ये क्या हो गया D4, D4 है ना ये, D4 प्लस SFL, D4 प्लस SFL क्या हो जाएगा T2G211, N equal to 2। दो आंसर कैसे आ गए? वो एसएफएल में जो हम T2G ले रहे हैं उसमें गलत ले रहे थे। तुमने सॉल्व कैसे किया? तो जिससे कि आपने किया ना, पर उसमें जो T2G2 नहीं, तुम अपना सॉल्व दिखाओ कैसे सॉल्व किया। मैंने तो डायरेक्टली किया था। डायरेक्टली किया ना? हाँ। कितनी बार का हवा में नहीं करना? नहीं लिखा जरूर है, पर वो T2G और EG वाले से नहीं किया, डायरेक्ट वो D4 से किया, D4 SFL से। D4 SFL से करोगे तब भी अच्छा। 2 तुमने कर लिया। नहीं ऐसे मत करो यार, T2G EG से करो, इसलिए तो सिखाया है, इसलिए तो मेथड सिखाया है। क्यों सिखाया है?
वहां से गलती कर दोगे यार तुम लोग। हमेशा क्रिस्टल वाले फॉलो करेंगे। क्या क्या? क्रिस्टल वाले फॉलो करेंगे ना। हाँ हाँ हमेशा, उसमें गलती नहीं होती है। उसमें नॉर्मल करोगे तो वो तो क्या डमी मेथड है, तुम करो ना डमी मेथड, उससे हमेशा गलती हो सकती है। खाली ऑक्टेहेड्रल के बाद क्या क्या? खाली ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं टेट्राहेड्रल आएगा, फिर स्क्वायर पिरियड आएगा, बट ऑक्टाहेड्रल समझ में आ गया ना, उसके बाद में दिक्कत नहीं आती। टेट्राहेड्रल स्क्वायर पिरियड बहुत सिंपल है, फिक्स्ड है वहां पे चीज, बस यहाँ पे है थोड़ा सा अलग अलग चीजें, बाकी सब फिक्स है। बोलो किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? ऑनलाइन में बोलो। नो सर। नो सर। चलो कैलकुलेशन ऑफ सीएफएससी देखते हैं। अच्छा हमने सीएफएससी हमने क्या बोला कि डेल्टा ओ जो है वो तो जो स्प्लिटिंग एनर्जी है उसको बता रहा है। डेल्टा ओ क्या बता रहा है? जब वो स्प्लिट हुआ उस एनर्जी को बता रहा है। वो जब इलेक्ट्रॉन फिल होगा तब भी तो एनर्जी जो है वो डिफरेंस आएगा, है ना। अभी क्या है तुम्हारा T2G जो है इट इज गेटिंग स्टेबलाइज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग फिल्ड अप। जब इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं तो तुम्हारा T2G क्या हो रहा है? स्टेबल हो रहा है। क्यों स्टेबल हो रहा है? क्योंकि वहां पे रिपल्शन कम है ना। तो वो इस बाहरी सेंटर से नीचे आ रहा है, माइनस में जा रहा है, उसका एनर्जी माइनस में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो इसका मतलब ये इतना स्टेबल हो रहा है, ये इतना अनस्टेबल हो रहा है। इन दोनों को ऐड करके इलेक्ट्रॉन जब फिल करते हैं तो फिर CFS से निकलता है तुम्हारा T2G -2/5 से नीचे जाता है और तुम्हारा Eg जो है वो +3/5 से ऊपर जाता है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बस ये है कि T2G is getting stabilized और Eg is getting destabilized। इस तरीके से डिवाइड किया। जब इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तब इसमें फॉर्मूला क्या हो जाता है, चलो देखते हैं। CFSE तो पहला है -2/5 n T2G। n T2G का मतलब क्या है कि T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? डेल्टा O प्लस 3/5 n Eg डेल्टा O, ये हमारा फॉर्मूला रहता है। n T2G का क्या मतलब है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G। n Eg का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg। सर इसमें पेयरिंग एनर्जी कंसीडर सॉरी प्लस पेयरिंग एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ है तो P, दो हुए तो 2P, तीन हुए तो 3। सर एक बार और फिर से बताएंगे 3/5 वाला। तुम्हारा क्या है ना, तुम्हारा जब इलेक्ट्रॉन जब लिगेंड अप्रोच कर रहा है, लिगेंड अप्रोच कर रहा है, अब क्या है ना डी के जैसे मान लो ऐसे था, डी के ऑर्बिटल्स लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, स्प्लिट हो गए। अब क्या है ना ये जो है T2G वाला है कंपैरेटिव स्टडी, ये क्या हो गया, ये नीचे चला गया, इसका मतलब क्या है ये स्टेबलाइज हो गया कंपेयर टू दिस। ये क्या हो गया, डिस्टेबलाइज हो गया। ये यहाँ पे थे, ये इससे ऊपर चला गया मतलब अनस्टेबल हो गया, और वो वाला स्टेबल हो गया। बस उसका मतलब यही है, बाकी ज्यादा यूज नहीं है उसका। मैंने बस उसका मतलब बताया। ठीक है, अब एक D1 का कैलकुलेशन करके देखते हैं। D1 किस में जाएगा? T2G 1 0 0। तो हम क्या करेंगे, -2/5, एक ही इलेक्ट्रॉन है T2G में, तो n T2G 1 हो जाएगा इनटू डेल्टा O। क्या आ गया, -2/5 डेल्टा O आ गया। इस तरीके से निकाल सकते हो सभी का। सर वो जो पिछले क्लास में पढ़ा था कि डेल्टा अगर T से बड़ा है तो मतलब वो से जंप करना प्रेफर करते हैं, स्टेम में रहना प्रेफर करते हैं। ऐसा कभी हो सकता है कि डेल्टा O इज इक्वल टू पेयरिंग एनर्जी हो?
हो जाएगा, हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर उस केस को हम डिस्कस ही नहीं कर रहे, पॉइंटलेस है ना वो डिस्कशन। इक्वल है तो अब दोनों प्रोबेबिलिटी है, वैसा पॉसिबल, वैसा होता ही नहीं है ना। हमने तो क्या किया, काफी सारे कंपाउंड्स के लिए देखा और फिर उससे डिसाइड किया कि किस तरीके से हो। तो वहां पे देखा गया, ये दो ही केसेस देखे गए, अगर वो वाला केस होता तो जरूर वो लोग बताते। हायर स्टडीज में भी नहीं है डेल्टा ओ इक्वल टू। हाफ फील्ड डिफ्यूजन ज्यादा स्टेबल होगा या हाफ फील्ड 3D? हाफ वेल 3D, बट डिपेंड करता है हम किसकी बात कर रहे हैं। तुम बोल रहे हो T2G भी हाफ फील्ड है, EG भी हाफ फील्ड है, हाँ तो 3D5 विल बी मोर स्टेबल। करो ये वाला है ना, एक मिनट। कितना पेड़ बना वो नहीं सच्ची तो जब डबल करेगा ना एक और बटन उसका बी एनर्जी लेकिन एक पे 1 दो लेकिन अगर एक करने तो जाता वो अपनी जगह को चूज करना जो ठीक है उसको जहाँ मिल जाएगा करना क्या है, नंबर लिख के कैलकुलेशन फ्रैक्शन की वो ईश्वर रहना चाहिए सदा हो जाएगा तो वो अगर ऐसे कर तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन देना है लेकिन सदा कैसा अवेलेबल तो ये कुछ एक बड़ा दो बड़ा तीन बड़ा चौथा या तो यहाँ पड़ेगा या पर वो स्ट्रॉन्ग जहाँ रहना और ऐसे ही वो होता है अब कोई चांसेस अब भी नहीं बट जो भी बोले ये पहले पूरा करो फिर किसी को वो है तो कितनी है जब 5 के पास जब पैर नहीं कर
ये जो लेकिन कुछ ये जो अभी अरे जो सर्विंग क्या हो सर सर एनर्जी रिलीज भी होती है। पेयरिंग तो एनर्जी देनी पड़ेगी। हो गया। हम जो पढ़ते हैं सर हो गए। रुक जाएगा। पेयरिंग इसलिए होती है कि स्टेबिलिटी होती है ऑपोजिट स्पिन का, नहीं तो रिपल्शन है तो दूर चले जाएंगे। कंपैरेटिव स्टडी है जिंदगी में, या तो हम ऐसा ऐसा रखें या फिर हम ऐसा ऐसा रखें। ठीक है, या तो मैं ऐसा ऐसा रखूं, ठीक है, ओके हाँ या फिर दिस वन इज मोर स्टेबल। मतलब ऊपर वाले की पेयरिंग एनर्जी की है। अच्छा एक छोटा सा करेक्शन कर लो, ये न्यूट्रल नहीं है, ये प्लस है। NO प्लस फिर वो कैसे डिसाइड करें? दिया रहेगा वो आपने भेजा है उसमें तो सर -1 है। अच्छा सर 0, सॉरी सर। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे ये +1 होगा, n कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 हो जाएगा, इस तरीके से ये एक बार मॉडिफाई कर लो। अच्छा NO प्लस रहेगा, 3.76 होता है। NO जो रहता है उसमें 15 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो उसका 15th इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी बॉन्डिंग में है। NO क्या हो गया, 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। MOT में हमने क्या पढ़ा कि 15 इलेक्ट्रॉन्स वाले जो है 15 इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी बॉन्डिंग में चला जाता है पाई स्टार। उससे पहले क्या रहता है, नॉर्मल पाई रहता है बेसिकली इनका। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो यहाँ पे उससे वो इलेक्ट्रॉन देना, उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना थोड़ा मुश्किल है। NO से ट्रांसफर जो है वो मुश्किल है कंपेयर टू NO प्लस। तो यहाँ पे NO प्लस जो है इसी वजह से है। इवन दो Fe प्लस उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, बट फिर भी ये कंपाउंड NO प्लस में ट्रांसफर करना ज़्यादा मुश्किल है। सर एक बार वो बताता हूँ। NO प्लस जो है इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 14। तो लास्ट में क्या रहेगा, पाई 2px पाई 2py। मैं NO ले रहा हूँ, NO क्या होगा 15 इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में रहेगा, पाई स्टार में। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, NO प्लस के साथ जो है ज्यादा इजी कंपेयर क्या इजी क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेशन। NO इलेक्ट्रॉन डोनेट ही तो कर रहा है, तभी तो लिगेंड है। ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉन। हाँ तो इसीलिए तो NO प्लस आया ना। स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड को डिसाइड। हाँ तो तुम्हारा NO प्लस जो है वो ज्यादा अच्छे से डोनेट कर पाएगा रादर देन NO, क्योंकि उसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है। सर CFT में इसके बारे में डिस्कस किया है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स का शेप कैसा होगा? CFT में क्यों करना? वो तो MOT में डोनेशन हो रहा है, ठीक है, बट वो CFT में थोड़ी आएगा, वो तो MOT में पढ़ा था ना हमने। अच्छा तुम बोलो डोनेशन किस, यहाँ पे तो नॉर्मल तुम्हारे ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ही हो रहा है डोनेशन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का भी तो शेप होता है अलग से। हाँ हाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शेप बताया तो था MOT में, बताया था ना। ठीक है, क्या करोगे जान के।
चलो हम ये वाला करते हैं, मैं थोड़ा इसी चला दूँ। T2G WFL है, WFL है तो क्या आएगा 111 111 EG10 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2/5 माइनस into 3/5 डेल्टा plus 3/5 into 1 delta O plus सॉरी यहाँ पे कितना हो गया 3/5 -6/5 -3/5 डेल्टा। ये क्या हो जाएगा T2G 211 T2G 211 EG00 ये कितना हो गया -4 माइनस 8.8/5 डेल्टा हो प्लस P। सर हाँ बोलो। तो पेयरिंग एनर्जी 0 होगी तो किस केस में, मतलब ऊपर वाले किस केस में बोल रही हूँ? सर डी पहले वाले पेयर जब होगा ही नहीं तो पेयरिंग एनर्जी आएगी कैसे, जीरो होगी, सही बोल रहे हो। ओके तो ये क्या होगा T2G WFL है 111 यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2/5 into 4 plus 3/5 into 2 डेल्टा O plus P कितना आ गया 8/5 माइनस 2/5 डेल्टा O प्लस P -2/5 डेल्टा नॉट प्लस 2 2 2 -2/5 into 6 डेल्टा O plus 3P माइनस 12/5 डेल्टा O प्लस 3P ये क्या हो जाएगा T2G प्लस 0 प्लस 5P तो -2/5 into 6 plus 3/5 into 4 डेल्टा O plus 5P यहाँ पे 5P आ गया, ठीक है। हाँ बोलो। ये वाला क्वेश्चन करो। न्यूमेरिकल टाइप भी आ सकते हैं इस केस में। डेल्टा ओ जो है वो दोनों के इसमें एनर्जी का डिफरेंस है, तो इसमें हमने जब जैसे सपोज -2/5 डेल्टा ओ निकाला तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा? उसका मतलब हो गया कि उसका जब इलेक्ट्रॉन T2G में फिल हो रहा है तो स्टेबिलिटी आ रही है, और जो EG में जा रहा है तो स्टेबिलिटी आ रही है, मतलब EG नीचे हो सर माइनस का मतलब डेल्टा नॉट का मतलब डिफरेंस होगा, ये इसलिए क्या पूछा वो समझ में आया फिर कैसे पूछ रहे थे तुमको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तुमने T2G में इलेक्ट्रॉन डाला तो तुम्हारा CFS बढ़ गया क्योंकि माइनस में जा रहा है, हाँ, और जब तुमने EG में इलेक्ट्रॉन डाला तो तुम्हारा एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया, स्टेबिलिटी कम हो गया, एनर्जी तो बढ़ी गई ना। नीचे वाला माइनस है ऊपर वाला प्लस है, माइनस स्टेबल प्लस अनस्टेबल, बस उससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फाइनल रिजल्ट में ऐसे मतलब ये फाइनली क्या हुआ वो पता चलेगा इससे। इससे ये हमने जो भी निकाला CFS कैलकुलेट जो किया हमने, नहीं वो भी तो बस एक कैलकुलेशन है, कंपैरिजन तो टोटल वैल्यू से होगा ना। अब मान लो एक CFS की वैल्यू आ रही है 1200, दूसरे CFS की वैल्यू आ रही है 600, कौन सा ज्यादा अच्छा है? 600। एनर्जी तो कम चाहिए हमको, एनर्जी जितनी ज्यादा नेगेटिव होती है जितनी ज्यादा कम होती है स्टेबिलिटी क्या होती है उतनी ज्यादा होती है।
सर पर हाई स्पिन और लो मतलब H2O को हमको एक बार हाई स्पिन का मतलब है कि वीक Sir- लिगेंड आ रहा है, तो पेयरिंग नहीं, जब पेयरिंग नहीं होती है तो हाई स्पिन होता है, पेयरिंग होती है तो हाई स्पिन नहीं होती, लो मतलब स्पिन। H2O को हमको दोनों तरीके से लेना पड़ेगा, SFL और दूसरे केस में WF। हाँ, ये उन्होंने पहले से क्लियर कर दिया। हाँ डेल्टा नॉट में डिफाइन किया सर इस क्वेश्चन एक में मिनट सर रुक जाओ अंकित यार, रुक जाओ, पहले क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करो यार। हाँ बोलो। मतलब क्वेश्चन का आंसर आएगा -8340। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट अंकित रुक जाओ यार, बोल रहा हूँ, रुक जाओ, आता हूँ तुम्हारे को, बोलो। सर मैंने डेल्टा नॉट को डिफाइन किया CFC ऑपरेटेड कॉम्प्लेक्स, और फिर मैंने CFC को बोला कि वो स्टेबलाइजेशन एनर्जी मतलब स्प्लिटिंग के टाइम में कितनी एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे माइनस डेल्टा मैंने इसलिए तुमको अच्छे से बताया, डेल्टा O इज जस्ट कि d ऑर्बिटल स्प्लिट हो गया, तो स्प्लिटिंग में कितनी एनर्जी जा रही है, दैट इज डेल्टा O। स्प्लिट होने के लिए एनर्जी हमें देनी पड़ेगी ना बेसिकली, एक स्टेबलाइज हो रहा है, एक डिस्टेबलाइज हो रहा है। स्प्लिटिंग में तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तभी तो स्प्लिट होगा। बट जब इलेक्ट्रॉन फिल होगा तब एनर्जी मिलेगी, मतलब तब बेसिकली एनर्जी रिलीज होगी। मतलब फाइनल केस में डेल्टा नॉट माइनस सोर्स तुम्हारा CFSE फॉर ए कंपाउंड, ये ऊपर वाला ही ये है CFSE तुम्हारा कंपाउंड, डेल्टा O इज फिक्स फॉर ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि वो स्प्लिट बताता है, स्प्लिट कितना है। जितने हमें देनी पड़ेगी। हाँ, स्प्लिटिंग करने के लिए देनी पड़ेगी। हाँ, तुम इससे बचने के लिए तुम क्या है? हाँ अंकित बोलो। सर उसका आंसर -8340 आएगा। ये मुझे भी पता नहीं है, मैं भी निकालूंगा यार। ये P इतना है, Cr+2 है, Cr+2 होगा D4। सर T2G111 Ag10 आएगा। हाई स्पिन ज्यादा स्टेबल, क्योंकि इसमें नेगेटिव में एनर्जी आ रही है और लो स्पिन में पॉजिटिव में आ रही है। ये बस ये जो पहले जो बताया मैंने सारी चीजें, ये क्वेश्चन उसी समझाने के लिए है। अभी करके करेंगे। ये चेन रिएक्शन हो रही है क्या क्लास में? समझ में नहीं आ रहा है। यूनिवर्सल ट्रूथ है वैसा बोल रहा हूँ। किसी चीज की मुझे सुनने में फनी बना देता है। सारे चलो करते हैं हम सॉल्व। तो इसमें Cr+2 है। पहले तो हम हाई स्पिन वाला करते हैं। हाई स्पिन का मतलब क्या है? पेयरिंग नहीं हुई। हाई स्पिन का मतलब है पेयरिंग नहीं। तो ये क्या हो जाएगा?
अरे यार 3D सर 3D4 ये हो जाएगा T2G 11110। जी यहाँ पे मेरा CFSE क्या आ जाएगा -2/5 into 3 -3/5 हाँ 3/5 into 1 डेल्टा वो कितना है 139 कितना आता है CFSE -8340 तुम्हें यही क्यों बैठते हो फिर जब तुम्हें इतनी प्रॉब्लम होती है मैं तो कंपेयर कर लिया ये कितना वैल्यू कितना है -8340 अरे नंबर क्या है नंबर बोलो ना 5580 60 ठीक है नाउ अब हम देखते हैं CR+2 लो स्पिन में क्या होता है पेयरिंग होती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3D4 यहाँ पे क्या हो जाएगा T2G देख लो यार। -8 अरे -8320 होगा -8340 हाई स्पिन वाला। तो यहाँ पे CFSE क्या होगा -2/5 into 4 इंटू डेल्टा वो कितना है 13900 प्लस पेयरिंग एनर्जी 23500 तो ये कितना हो गया 126 तो मुझे बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है हाई स्पिन ज्यादा स्टेबल हाई है स्पिन ठीक है हाई स्पिन मोर स्टेबल तो ये है सिग्निफिकेंस की व्हेन वी स्टार्ट फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करना स्टार्ट करते हैं तो तुम्हारा पूरे कंपाउंड का CFSE निकलता है बेसिकली तो कोई कंपाउंड कितना स्टेबल है उसकी CFSE से पता चलता है अगर उसका CFSE बहुत ज्यादा नेगेटिव है इसका मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल है अच्छा जब पेयरिंग स्टार्ट होती है जब पेयर होना स्टार्ट होता है तो उसका मतलब है कि एक एनर्जी तुम्हें एक्स्ट्रा देनी पड़ रही है सिस्टम में तुम्हें एक एनर्जी देनी पड़ रही है पेयर अप कराने के लिए तुम इलेक्ट्रॉन्स को पास लेके आ रहे हो रिपल्शन जो है उसके ऑपोजिट काम कर रहे हो तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी तो नाउ इन दिस क्वेश्चन तुम्हारा लो स्पिन क्यों आया क्योंकि वहां पे SFL था SFL के आने के बाद भी CFSE जो है वो ज्यादा है वहां पे बट वहां पे हाई स्पिन वहां पे WFL होने के बाद भी एनर्जी क्या है कम है क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग वाली जो एनर्जी है वो ज्यादा खाली है ना इट ऑल डिपेंड्स ऐसा कुछ नहीं है बट जनरली जो बोलते हैं हम लोग कि SFL के लिए ज्यादा स्टेबल होता है WFL के लिए कम होता है वो एक जनरल स्टेटमेंट है ना इट कुड नॉट बी ट्रू इन सम केसेस बट खैर ये तो डेटा है और ये डेटा सही है नहीं है वो भी नहीं पता मतलब क्या दी है सेंटीमीटर इनवर्स किसका यूनिट होता है एंगस्ट्रॉम नहीं सॉरी फ्रीक्वेंसी के लिए फ्रीक्वेंसी एनर्जी नहीं होती H लगा दो आ जाएगी एनर्जी इसी तरीके से दिया हुआ होगा सेंटीमीटर इनवर्स में जब भी दिया हो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी दिया इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी और फ्रीक्वेंसी अगर फ्रीक्वेंसी का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है इसका मतलब एनर्जी है एनर्जी कैसे आ रही है H से आ रही है तभी तो हम विजिबल में देखते हैं और तभी तो कलर आता है H से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो एनर्जी आएगी और इसी एनर्जी से पता चलेगा कि विजिबल में है या नहीं है विजिबल का रेंज क्या होता है 400 to 700 नैनोमीटर है ना तो यहीं से तो पता चलता है बेसिकली विजिबल में है या नहीं है उसमें क्या है 400 to 700 नैनोमीटर वेवलेंथ होनी चाहिए तो वेवलेंथ यहीं से तो आती है फ्रीक्वेंसी से तो आएगी वेवलेंथ CFC से आती है ये एनर्जी से मतलब क्या पूछा तुमने
मतलब CFC से आती है मतलब अरे नहीं वो फ्रीक्वेंसी का मैं बस एक यूनिट के बारे में बात कर रहा हूँ और यहाँ पे भी उसी तरीके से आई। जैसे मान लो CFSC तुम्हारा ये है सेंटीमीटर यूनिट्स, तो एनर्जी निकालोगे लाइक ये कंपैरेटिव स्टडी है ना पूरा का पूरा, तो एनर्जी निकालोगे H से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो H न्यू करके एनर्जी आएगी तुम्हारी, और उसी एनर्जी के रिस्पेक्ट में तुम बता पाओगे कि वो विजिबल में है या नहीं है। या फिर इस फ्रीक्वेंसी से तुम क्या निकाल सकते हो, लैम्डा निकाल सकते हो और उस लैम्डा को कंपेयर कर सकते हो। बात तो एक ही। सर हम सब में प्लस डेल्टा नॉट नहीं करेंगे दोनों में? उसकी स्प्लिटिंग के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी डेल्टा नॉट। वो ऑलरेडी कवर्ड है इसमें, कैसे? तो डेल्टा हो तभी तो आ रहा है मेरा। डेल्टा तो हमने उतने टाइम्स दिया है प्लस तुम लोग वहां पे फंस गए, यहाँ पे फंस गए, निकल ही नहीं पा रहे तुम। यहाँ पे फंस गए, इसी पे दिमाग लगा रहे हो बस। नहीं बाकी चीजें तुमको समझ में आएगा नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे तुम फंस गए। वो बताता हूँ, ध्यान से सुनना। तुमने स्प्लिट किया, अब ये स्प्लिट किया तुमने इस तरीके से, इसमें तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। बट लेट्स से ये तुम्हारा बारी सेंटर है। ऑनलाइन वालों को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक स्टेबल हो एक डिस्टेबल हो, एक में एनर्जी रिलीज हो, तुम भी फंस गए। रुक जाओ। अच्छा मैं ये समझाना चाह रहा हूँ ये, अच्छा वो अब नहीं दिखेगा सर वो बंद कर दो ना, वो कैमरा से चालू रहेगा ना, आप बस नहीं दिखोगे। वही तो है ना कि वो समझा रहा था ना हमें इससे। आप अपने आप को आप हमें उनको अच्छा उनको वो वीडियो दिख रहा है, देख रहे हैं। ओके ठीक है। तो ये तुम्हारा नॉर्मल पहले डिजेनरेट ऑर्बिटल्स से स्प्लिट हो, है ना। स्प्लिटिंग में एनर्जी कितनी गई, डेल्टा, मतलब इसको स्प्लिट करने के लिए डेल्टा एनर्जी चाहिए। बट जो नीचे जा रहा है बेसिकली, जो तुम्हारा T2G है, वो तो क्या है, वो स्टेबल है बेसिकली। वो यहाँ पे था लेट्स से 10 एनर्जी लेवल, जब वो नीचे गया तो लेट्स से वो 5 हो गई एनर्जी, तो ये तो स्टेबल बन रहा है ना। और ऊपर वाला क्या बन रहा है, अनस्टेबल बन रहा है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो अकॉर्डिंगली वो सेट हो जाता है कि वो कितना नीचे वाला कितना स्टेबल जा रहा है और ऊपर वाला कितना अनस्टेबल आ रहा है। दोनों को कैलकुलेट करके फाइनल CFSC कैलकुलेट होता है, और उससे हमें पता चलता है कि उस कंपाउंड का CFSC कितना है, और दूसरे कंपाउंड का CFSC से हम कंपैरिजन करते हैं और ये बताते हैं कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल। अब तुम्हारा डाउट बोलो, अब कोई डाउट है पक्का? अभी भी डाउट है तो बता दे। हाँ बोलो। ठीक है, तुमने क्या किया, तुमने ये डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तुमने क्या किया, ये लिगेंड आ रहा है, लिगेंड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रहा है। जब ये इसके पास पहुंचे बेसिकली तो ये क्या हो गए, स्प्लिट हो गए। ठीक है, अब ये स्प्लिट हो गए, अब ये स्प्लिट हो गए तो जो यहां से जो नीचे गया वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो स्टेबल, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है नीचे वाला, और ऊपर वाला क्या कर रहा है, उसको अनस्टेबल बना रहा है। अब तुमने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स अपने आप एडजस्ट होंगे। जब ये लिगेंड आ रहा होगा, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन अपने आप फिल हो रहे होंगे। SFL आएगा तो अलग तरीके से फिलिंग होगी आपस में ही, और WFL आएगा तो अलग तरीके से होगी। तो इलेक्ट्रॉन का एडजस्टमेंट अपने आप हो जाता है यहाँ पे, है ना। इलेक्ट्रॉन का एडजस्टमेंट अपने आप हो जाता है। फिर इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल हुए वहां पे, उससे पता चलता है कि तुम्हारा टोटल CFSC कितना है, कि इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज्यादा चांस है। किसका ज्यादा चांस है, स्टेबिलिटी का ज्यादा चांस है। इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो अनस्टेबिलिटी का ज्यादा चांस है। पेयरिंग हो रहा है तो हमारी एनर्जी जा रही है सिस्टम से, क्योंकि हमें पेयर करने में एनर्जी देनी पड़ रही है। तो यहाँ पे पेयर हो रहा है तो इसके लिए नुकसान है बेसिकली, है ना। इस तरीके से हो रहा है बेसिकली। डेल्टा नॉट का एक बार डेफिनेशन बताओ। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ही बोलते हैं उसको। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल फील्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं बेसिकली एडजस्ट हुए, वो बस स्प्लिट किया उसने। वो फिक्स होता है फॉर एवरी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। डेल्टा ओ जो है वो मेरा फिक्स रहता है। हम CFC कैलकुलेट करना तब चालू करते हैं जब लिगेंड की फिलिंग चालू होती है। हाँ, तो डेल्टा नॉट इज इग्नोर। डेल्टा ओ तो तुम्हारा एक फिक्स वैल्यू है ना, वो तो स्प्लिट करने के लिए, ठीक है ना। स्प्लिट करने के बाद तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भी तो फिल होगा ना,
इलेक्ट्रॉन की फीलिंग अपने आप एडजस्ट होगी, तो उसके अकॉर्डिंग फिर CFSE कैलकुलेट होगी। सर तो फाइनल एनर्जी पॉजिटिव होना तो यूजलेस चीज है ना, क्योंकि कंपाउंड फॉर्मेशन भी हो रहा है और एनर्जी देनी पड़ेगी। बताता हूँ, ठीक है। फाइनल एनर्जी तुम्हारा पॉजिटिव आ गया, CFSE पॉजिटिव आ गया, बट ठीक है CFSE पॉजिटिव भी आ गया है, फिर भी कंपाउंड तो बन ही रहा है ना। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन ही तो ये करेंगे कि भाई दूसरा कंपाउंड जो है वो ज्यादा अच्छा है, नेचर में ज्यादा अवेलेबल है, ज्यादा यूजफुल है बेसिकली। दूसरा वाला इतना यूजफुल नहीं है, बहुत रेयर बन रहा है, बट ऐसी तो बहुत सारी चीजें बन रही है जो अनस्टेबल है ना। तो बट एक CFSE के डेटा से हम थोड़ी डिटरमिन कर सकते हैं सब कुछ, उसमें CFSE भी है, कंपाउंड में और भी तो चीजें हैं। कंपाउंड में CFSE तो हम केवल एक एस्पेक्ट देख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने का, और भी तो बहुत सारी चीजें होती हैं, इतनी सारी एनर्जीज होती हैं जो हमें पता ही नहीं है, तो हम उन फैक्टर्स को एक्सक्लूड थोड़ी कर रहे हैं, हम केवल उसका एक छोटा सा पार्ट पढ़ रहे हैं CFSE, और CFSE से हम कंपैरिजन करते हैं बेसिकली, बट और भी तो बहुत सारी एनर्जीज हैं। ठीक है, तुम्हारा 6:45 क्लास है ना? हाँ सर। ठीक है, मैंने तो इतना सब पूछा था। चलो लिखवा देते, फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड लिख लो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इंक्रीजेस, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा बोलो? जेड इफेक्टिव जो है वो बढ़ेगा। तो मुझे बताओ तुम्हारा कंपाउंड जो है वो स्टेबल हो गया है कि नहीं? स्टेबल होगा। तो CFS स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। पहला पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? दूसरा है नेचर ऑफ लिगेंड, तो तुम्हें बता ही दिया मैंने, क्या नाम है, 3D 4D 5D। साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेस, बॉन्डिंग विद लिगेंड जो है वो और अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी जो है बढ़ जाती है। एक और था इसमें, नहीं, इसमें मैं बेसिकली ऑर्बिटल बढ़ रहा है ना, तो लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आ रहा है, तो ज्यादा इजी होगा उसके लिए अगर लिगेंड का साइज बड़ा होगा। तुम्हारा जो क्या नाम है, लिगेंड क्या लेके आ रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आ रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इजीली ट्रांसफरेबल होगा अगर उसका ऑर्बिटल का साइज बड़ा होगा। ऑर्बिटल का साइज बड़ा होगा तो इंटर रिपल्शन भी बढ़ जाएगा, जो एटम मेटल के सारे ऑर्बिटल्स के बीच में जो रिपल्शन, ये कॉन्सेप्ट हम हाइड्राइड्स क्या बोलते हैं, बेसिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स एक्सप्लेन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी गिविंग साथ बढ़ जाती है। एक बेसिक नेचर किसका एक्सप्लेन करते हैं? उसका वो ग्रुप 15 में जो NH3 तो अपन क्या बोलते हैं उसमें? सर अगर मेटल की साइज बढ़ रही है तो वो डोनेटिंग है ना, यहाँ पे तो एक्सेप्टिंग है। मेटल का नेचर कैसा है? एक्सेप्टिंग। मेटल का नेचर क्या? एक्सेप्टिंग है बेसिकली, मेटल एक्सेप्ट कर रहा है। लुईस बेस इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, डोनेटिंग। लुईस बेस की कैरेक्टरिस्टिक बढ़ती है BI सभी को। तो तुम्हारा लिगेंड लुईस बेस है, मेटल तुम्हारा लुईस एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है। एक फैक्टर और है, खैर ये तो सभी को पता है, SFL का ज्यादा होता है WFL से।
नहीं वो थोड़ा ज़्यादा डिटेल है। जनरली क्या होता है SFL का CFSE ज़्यादा होता है WFL के कंपैरिजन में। जैसे मान लो हम एक दो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मान लो FeCO5 है, FeCN6 3 माइनस है, FeCN6 4 माइनस है। तो यहाँ पे ये ज़्यादा होगा क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा SFL है। भाई CO जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है CA माइनस के कंपैरिजन में। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आता है। यहाँ पे ये +3 में है, यहाँ पे ये +2 में है, ये इससे ज़्यादा होगा। तो यहाँ कौन सा रीज़न आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट का, यहाँ पे क्या हो गया फील्ड स्ट्रेंथ का। यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट तो वही है। नहीं यहाँ पे वाला रीज़न नहीं है, मतलब SFL ग्रेटर देन WFL ज़्यादा डोमिनेटिंग है उसके कंपैरिजन। और ठीक ये 3D 4D 5D का तो आएगा इसमें। तुम्हारे जो 4D वाले जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे मैं ये बोलूँ NiCl4 2 माइनस जो है ज़्यादा स्टेबल होता है, ये PdCl4 2 माइनस। इसका हाइब्रिडाइजेशन रहता है sp3, ये इतना स्टेबल होता है DsP2। इसका अलग से पढ़ाएंगे अपन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला, ठीक है। यहाँ तक हम लोग क्लोज करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग में, ठीक है। इसमें पैलेडियम जो है वो 4D वाला है, ये 3D वाला है। 4D वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ऑनलाइन में बोलो किसी को कोई डाउट है क्या? एक मिनट रुक जाओ, कोई डाउट है किसी को? ठीक है तो रिवाइज करके आना सब लोग। बाय एवरीवन। बाय। Thank you. बाय सर, थैंक यू सर।